हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 88 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। फिर आपको इसी प्रकार से यहाँ पर पता करना है कि 85 से यहाँ पर 41 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहाँ पर 65 और 85 से यहाँ पर 41 जिस प्रकार से बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 98 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 88 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। तो यहाँ पर 88 से 65 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 64 और यहाँ पर क्या किया गया है, इस 64 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 85 से यहाँ पर 41 इसी प्रकार से बना है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 40 और इस 40 के अंदर भी यदि हम +1 कर दें तो 40 और 1 मिलकर बन जाएगा 41 और ध्यान से देखिए 41 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 98 के अंदर और इस 98 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 98 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 98 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 अंटे 72 और इस 72 के अंदर भी यदि हम +1 कर देंगे तो 72 और 1 मिलकर बन जाएगा 73। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 73। अब हमें देखना है कि 73 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 73 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप
टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले एक बार हम इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है 62, तो 57 से 62 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 57 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। इसी प्रकार से देखिए 62 से कितना बन रहा है 31 है, तो 62 से 31 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है, इस 62 को 2 से भाग किया है। यदि हम 62 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36 है, तो 31 से 36 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 36 को क्या करें 2 से भाग कर दें, यदि हम 36 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या या इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 57 से 62 बनाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले किया है +5। उसके बाद में देखिए 62 से 31 बनाने के लिए क्या किया है, 62 को 2 से भाग किया गया है। फिर देखिए 31 से 36 बनाने के लिए क्या किया है, +5 किया है। फिर 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया है, 36 को 2 से भाग किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, ध्यान से देखो सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, फिर क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग। यानी कि यहां पर चल रहा है +5 भाग 2, +5 भाग 2। तो यहां पर देखिए +5 के बाद में क्या हुआ है भाग 2, तो यहां पर देखिए अब भाग 2 हो चुका है, तो यहां पर क्या होगा भाग 2 के बाद में यहां पर होगा +5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 18 के अंदर +5 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे, तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको ओनली फॉर 51 रुपए के अंदर दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को भी मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए भाग के स्थान पर तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले है 18, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 24, 24 के बाद में क्या है, माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। उसके बाद में 6, 6 के बाद में गुणा, उसके बाद में फिर से 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस, माइनस के बाद में 3, और इसके बराबर में कितना है, 39। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 24 के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 18, उसके बाद में देखिए प्लस, अब 6 का भाग 24 में देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौका 24, उसके बाद में क्या है गुणा, उसके बाद में 6 माइनस 3, फिर इसके बराबर में है 39। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, भाग करने के बाद में करेंगे गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 और 6 का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर है 18, उसके बाद में क्या है प्लस, अब 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है माइनस का 3, और इसके बराबर में है 39। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है प्लस का 18 और प्लस का 24, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 18 और 24 हो जाएगा 42। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 42 में से माइनस 3 कर देंगे, और इसके बराबर में कितना है, 39। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 42 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 39, और इसके बराबर में भी कितना है, 39। यानी कि यहाँ पर समीकरण सोल्व हो गया। RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। यानी कि चारों ऑप्शंस के इन अंदर, यानी कि चारों ऑप्शंस के अंदर जितने भी चिन्ह दिए गए हैं प्लस माइनस के या फिर भाग या गुणा के, उन सभी को इस समीकरण के अंदर रखकर आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि इन सभी में से जो सारा रेगिस्तान है ये सबसे विशालतम रेगिस्तान है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है मूर्तिकला के लिए, ऑप्शन बी है चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी है वास्तुकला के लिए और ऑप्शन डी है संगीत के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखना अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पारा धातु का नाम है क्विक सिल्वर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्विक सिल्वर पारा धातु का नाम है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2002 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2008 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2010 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नए सिलेबस के आधार पर ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी क्वेश्चनों के साथ में आप उस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में कमेंट करें, ताकि इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है उत्तर रेलवे। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है
दाल में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी है तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी है नाना साहब ने और ऑप्शन डी है झांसी की रानी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए में, ऑप्शन बी है विटामिन बी1 में, ऑप्शन सी है विटामिन बी12 में और ऑप्शन डी है विटामिन डी में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था महमूद गजनवी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तांबा धातु का प्रयोग बिजली के तारों में सबसे अधिक होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है गुरु शिखर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है
क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73, यहाँ पर देखिए मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।